ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको भरपूर मार्क दे सकता है और साथ साथ में आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। आज ही मार्केट जाकर के 10-20 रुपए वाला एक प्रोडक्ट टेबल सबने खरीदना है और इसको घर में चिपकाना है। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, आप जब उठोगे, खाओगे, पियोगे तब आपको दिखेगा प्रोडक्ट टेबल और आप याद करोगे। और दूसरा फायदा है, आपके मम्मी पापा को लगेगा अच्छा बहुत पढ़ रहा है बेटा, बहुत पढ़ रहा है ना। ये दूसरा फायदा है, तो ये फॉलो जरूर करना। हेलो एवरीबॉडी, क्या हालचाल, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल वेदांत महाराष्ट्र 9th एंड 10th के ऊपर। मैं आपका मास्टर टीचर ओम भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। यस, चलो क्लास 9th हो चुका है खत्म और अब क्लास 10th की बारी है। एसएससी बोर्ड के अंदर फोड़ने की बारी है और हम सब 95% स्कोर कर कर ही आएंगे। यस, टारगेट हमारा 95+% सबका होना चाहिए और आप सबका होगा। और साथ साथ में साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर ही करने हैं। ओके, चलो तो आज आपका ये वन शॉट है साइंस पार्ट 1 का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस वन शॉट के अंदर आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो हो जाएंगे, साथ साथ में आपको बोर्ड्स के अंदर फुल मार्क्स मिलने की श्योरिटी भी हम यहाँ पर देते हैं। और साथ साथ में सिर्फ हमें क्या फुल मार्क्स चाहिए, नहीं, फुल मार्क्स के साथ साथ हमारे फाउंडेशंस, हमारे बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बल्कि साइंस की नींव नहीं बल्कि हमारे केमिस्ट्री का पाया है, हमारे केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। अगर ये टॉपिक आपको आता है तो चाहे आप जेई देने वाले होंगे, चाहे आप नीट देने वाले होंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे यूपीएससी, एमपीएससी, किसी भी भर्ती के एग्जाम अगर आप देने वाले होंगे तो इस टॉपिक से जरूर सवाल आता है बेटा। किसी भी एग्जाम का नाम लो, किसी भी एग्जाम का, इस टॉपिक से एक सवाल तो मिलता ही मिलता है। ओके, और बहुत सारे सवाल भी मिलते हैं। तो ये टॉपिक हमारे एकदम फाउंडेशन क्लियर करने वाला टॉपिक है, साथ साथ में एसएससी बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यस, चलो साइंस पार्ट 1 का ये सेकंड टॉपिक है, जहां पर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सर सबसे पहले तो ये बताओ ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्लास 9th में हमने सीखा है हमारे पास मैटर होता है। क्या होता है बेटा? मैटर होता है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और ये मैटर का क्लासिफिकेशन होता है किसके अंदर? एलिमेंट्स के अंदर, है ना। सबसे पहले तो प्योर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, फिर आपका एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं, यस, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमने क्लास 9 के अंदर सीखी थी। अब हमें बात करनी है सर, हमारे पास 19th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास इतने सारे, म्हणजे काय 1800च्या काळामध्ये आपल्याकडे एवढे काही एलिमेंट शोधलेले नव्हते। म्हणजे जवळपास किती एलिमेंट्स होते? जवळपास 30च्या जवळपास एलिमेंट्स होते, बरोबर आहे। मग हे 30 एलिमेंट्स असे एलिमेंट्स वाढत 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 चालले होते। मग प्रश्न काय झाला, या सगळ्यांची स्टडी करण्यासाठी यांना क्लासिफाय करणं महत्वाचं वाटू लागलं, बरोबर आहे। बघा, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, सपोज आपण एखादं नवीन घर केलं, बरोबर आहे। नवीन घर केल्याच्या नंतर काय होतं, आपण सामान आणतो। मग मला सांगा, जर आपण बाहेरून सामान आणलं आणि आणताय सामान घरात टाकताय, आणताय सामान घरात टाकताय, किती किती बेकार होईल बरं ते। आपण त्याला जर नीट नाही ठेवलं तर किती वाईट वाटेल ना। यस, म्हणजे आपण काय करतो, जे बाहेरून सामान आणतो ते एकदम त्याचं छान असं वर्गीकरण करतो, आहे की नाही। यस, म्हणजे दीदीचं सामान दीदीच्या रूम मध्ये, है ना, तुमचं सामान तुमच्या रूम मध्ये, एकदम किचनचं सामान किचनच्या रूम मध्ये। नाहीतर असं झालं तर एकदम बेडवरच आपण मस्त खायचं बनवून खायला लागलोय, चालेल का? नाही चालणार। यस, बघा आता तुम्ही क्लास 10 सुरू झाला आहे। क्लास 10 सुरू झाल्याच्या नंतर तुम्ही काय करता, खूप सारी स्टेशनरी घेता। मग ही स्टेशनरी सगळी कपाटामध्ये भरता का? नाही, काय करता तुम्ही, सगळ्या नोटबुक एकीकडे ठेवता, सगळे बुक्स एकीकडे ठेवता, डायजेस्ट एकीकडे ठेवता, तुमचे पेन पेन्सिल्स एकीकडे ठेवता, है की नाही, बॅग एकीकडे ठेवता। म्हणजे हे सगळं काय करता तुम्ही, क्लासिफिकेशन करता का? ज्या वेळेला तुम्ही स्टडी करायला जाल, ज्या वेळेला तुम्ही अभ्यास करायला जाल, त्यावेळेला तुम्ही जे हवं आहे ते पुस्तक काय कराल, घ्याल। अगदी तसंच आपल्याकडे खूप सारे एलिमेंट शोधत गेले। मग यांचं स्टडी करण्यासाठी यांना काय करणं महत्वाचं होतं, क्लासिफाय करणं महत्वाचं होतं। मोर अँड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स वॉज गॅदर्ड टू ease the study of such large number of elements
scientists started studying in the pattern if any of the vast information about them. देखो उस टाइम पे अगर 30 एलिमेंट्स भी होंगे ना, तो इन 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उनके इंफॉर्मेशंस, उनके रिएक्शंस, ये सारे बहुत ज्यादा थे। तो इनको स्टडी करने के लिए इनको क्लासिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट था। और बहुत सारे साइंटिस्ट आए। हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे कौन? डोबेराइनर। बट डोबेराइनर से भी पहले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कर्व किया था, बट वो कर्व हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में शुरुआत कहां से होती है? डोबेराइनर बाबा से। तो डोबेराइनर बाबा एक, यानी कि डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे। ये साइंटिस्ट कब थे? 1817 के अंदर। कब थे बेटा? 1817 के अंदर। किस देश के थे? किस देश के? जर्मन साइंटिस्ट। डोबेराइनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे एंड ही सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक मास। और उन्होंने क्या कहा कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके आधार पर होंगे बेटा? एटॉमिक मास के आधार पर होंगे। किसके आधार पर होंगे? एटॉमिक मास। बट सर सवाल है, व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है ना? हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ा था, एटॉमिक मास नंबर, बट अभी कुछ याद नहीं है। मैं आपको बता देता हूं एटॉमिक नंबर मतलब क्या। किसी भी एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है बेटा? अरे बताओ जरा, बताओ। सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। कौन होता है बेटा? एटम होता है। अब ये सबसे छोटा पार्टिकल जो एटम है ना, उस एटम का एक न्यूक्लियस होता है। अरे न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस मतलब उसका एकदम सेंटर वाला पार्ट। यस, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? प्रोटॉन मिलते हैं। साथ साथ में आपको न्यूट्रॉन मिलते हैं। कौन मिलते हैं? न्यूट्रॉन मिलते हैं। और सर एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं ना, बट इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं आपको बता दूं? इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में घूमते हैं। कहां पर घूमते हैं? ऑर्बिट्स में घूमते हैं। याद रखना। सर अभी आपने एटॉमिक नंबर बोला, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर एक। हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर दो होगा। ओके चलो। और सर एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, इन सब की हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, और वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर। आगे बात समझ में? चलो। तो डोबेराइनर जी ने क्या बोला कि आपके जितने भी एलिमेंट्स है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर होने चाहिए? एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पर होने चाहिए। ओके। और उन्होंने एक लॉ दे दिया। क्या दे दिया? लॉ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैसा क्लासिफिकेशन किया वो देख लेते हैं। इनके क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब क्या? त्रिके। त्रिके मतलब क्या? तीन जणांचा ग्रुप। जसं की आपल्या मित्रांचा ग्रुप असतो, है की नाही? येस, आपण तिघी मित्र असतो क्लासमध्ये, आणि जर त्या तिघा मित्रांपैकी एकही मित्र दिसला नाही तर कोणता होता? अरे ए, कुठे गेला तो तिसरा पागल, है ना? कुठे गेला तो? येस, असं करता की नाही? तुमच्या तिघा जणांचा काय असतो? तो ग्रुप असतो, आणि त्यापैकी एकही जर गैरहजर असला तर आपल्याला कसं एकदम ना बोर बोर वाटतं, है ना? चलो। He made a group of 3 elements. तो डोबेराइनर ने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। अब किसी भी क्या कैसे भी ग्रुप बनेगा क्या? देखो, अब हम तीन दोस्त हैं, अब कैसे भी दोस्त हो जाते हैं क्या? नहीं, जिनकी वाइब्स मैच हो जाते हैं वही क्या हो जाते हैं? दोस्त हो जाते हैं। हम ना बोलते हैं जितना हरामी हम दोनों, उतने ज्यादा हरामी हमारे मित्र होते हैं, है ना? वैसे वाइब्स मैच होने चाहिए, और आपके फ्रेंड्स और आपकी वाइब्स क्या होती है? मैच होती है। तो ऐसे ही 3 एलिमेंट्स को आपको साथ लाना है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सिमिलर। यानी आप किसी भी 3 एलिमेंट्स को साथ लाओ, बट कंडीशन है उन 3 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए? थोड़े थोड़े सिमिलर होने चाहिए। और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायड्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं?
पीके बोलते हैं। ओके चलो, he arranged the three elements in increasing order of atomic mass। और उनको कैसे अलाइन करना है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास से। यानी किसका अगर 2 एटॉमिक मास नंबर है तो उसको पहले ले लो, किसी का 4 है तो उसको बाद में ले लो, किसी का 6 है तो उसको लास्ट में ले लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर से हमें क्या करना है, उनको लगाना है। आगे बात समझ में। देखो पहला पॉइंट, हमें ऐसे 3 क्या बनाने हैं, एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, बट वो 3 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होना चाहिए। दूसरी बात है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाना है। कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। ओके चलो आगे बात करते हैं। एंड शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। कुछ भी करो, हर साल आपके वीकली टेस्ट हो, आपके पार्क टेस्ट हो, आपके क्या मतलब प्रथम सत्र परीक्षा असतात, त्याच्यामध्ये द्वितीय सत्र परीक्षा, बोर्डाच्या परीक्षा, सराव परीक्षा, कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेमध्ये इथून प्रश्न येतोच येतो। म्हणून हे आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट आहे। बघा काय आहे, इट शो दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स। देखो मानो आपके पास एक एलिमेंट है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स आपके पास है। अब इन 3 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मानो अगर इसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, क्या बोलता है, एंश्योर दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट approximately equal to the mean of atomic masses। इसका मतलब ये अगर ये है ना, देखो अब इसका एटॉमिक मास आपको पता है, इसका एटॉमिक मास आपको पता है, बस इसका एटॉमिक मास आपको पता नहीं है, तो वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों के एटॉमिक मास की समेशन कर दो और उसका मीन निकालो। मीन निकालना मतलब क्या? एवरेज निकालना। क्या निकालना? एवरेज निकालना, सरासरी निकालना। तो इन दोनों के एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपको सी का एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। ओके चलो बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट बताओ। यस चलो क्या बोला है, एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डोबे-राइनर ट्रेड। बट उस टाइम पे जितने भी मतलब कितने आसपास 30 के आसपास एलिमेंट्स नोन थे, बट ज्यादा मात्रा में हमें ये ट्राइड्स के अंदर नहीं बैठ पाए, है ना। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स होगा। ये यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एग्जांपल्स के तौर पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3 एग्जांपल्स ले लिया आपने। कैसे? लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया। देखो लिथियम ले लिया, लिथियम पेन की साइज बढ़ाता हूं थोड़ा सा ताकि आपको भी विजिबल हो जाए, है ना। चल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे मेटल्स है। हाँ सर, ये सारे के सारे मेटल्स है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, यानी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है, सेम है। अब लिथियम का एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, तो लिथियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 6.9। कितना होता है? 6.9। और पोटेशियम का होता है 39.1। अब आपको अगर इस सोडियम का निकालना है, क्या करोगे? देखो आपको क्या करना है, इसको यानी कि 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2 करना है। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 23। कितना आएगा? 23। और 23 हमारे सोडियम का एटॉमिक मास होता है। किसका एटॉमिक मास होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है। ऐसे ही आप कर सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम का। यस, कैल्शियम का 40.01 होता है और स्ट्रोंशियम का निकाल सकते हो, और आपके बैरियम का 137.3 होता है। ऐसे ही एक जोड़ी है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन भी आपके पास नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी आपके पास नॉन मेटल है, आयोडीन भी आपके पास नॉन मेटल है, और ये तीनों के तीनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप ये भी यहाँ पर क्या है, एक ट्राइड है ना। सभी के सभी आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। अब आपको सवाल है, अब ये क्वेश्चंस
हम तो लाइव क्लास के अंदर सॉल्व कराने ही वाले हैं, बट आपके लिए अभी तक होमवर्क है। क्या करना है, देखो सीधा सीधा ये ले लो, मैग्नीशियम, दूसरा कौन है, कैल्शियम, तीसरा कौन है, स्ट्रोंशियम। यस, अब आपके पास अगर ये तीन है, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 24.3 है। कैल्शियम का कितना है, 40.1 है। स्ट्रोंशियम का, सॉरी कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का कितना है, 87.1 है। अब क्या करोगे सर, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, यानी कि 24.3 प्लस 87.1 डिवाइड बाय 2। अगर इनकी वैल्यू अप्रोक्स अगर इसके पास में आ जाती है, पॉइंट से एक दो इधर जाने दो, बट अगर अप्रोक्स यहां पर आती है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ट्राइड्स। अब आपको समेशन एवरेज निकाल करके बतानी है फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या ये वाला 1, क्या ये वाला 2 और क्या ये वाला 3, ये सारे के सारे ट्राइड्स है या नहीं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो पहली बात हमने कौन क्या स्टडी कर लिया है, हमने डोबेरायनर ट्रायड्स स्टडी कर लिया है। आता मराठीमध्ये सांगतो बघा, आपण डोबेरायनर ट्रायड्स अभ्यासले आहेत। डोबेरायनर ट्रेड्स मध्ये डोबेरायनर काय म्हणतो, तर डोबेरायनर म्हणतो आपल्याकडे असलेल्या एलिमेंट्स पैकी जे सेम केमिकल प्रॉपर्टीजचे एलिमेंट्स आहेत त्या तिघांचा ग्रुप करा। पहिली गोष्ट काय करा, त्या तिघांचा ग्रुप करा आणि त्यांना त्यांच्या चढत्या ॲटॉमिक मास नंबर नुसार अरेंज करा। बरोबर आहे, हा झाला दुसरा पॉइंट। आता तिसरा पॉइंट काय होता, तर तो म्हणतो तुमचा पहिला एलिमेंट आणि तुमचा तिसरा एलिमेंट यांचा ज्या वेळेला तुम्ही एव्हरेज काढता, काय काढता, एव्हरेज ॲटॉमिक मास नंबर काढता, त्या वेळेला तो किती येतो, दुसऱ्याच्या ॲटॉमिक मास नंबर एवढा येतो। आणि त्या ज्या ट्रायड्स आहेत, ते जो ग्रुप आहे त्याला आपण काय म्हणत होतो, डोबेरायनर ट्रायड्स। ओके चला, पहला पॉइंट क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके चलो अब आगे बात करते हैं। दूसरे वाले साइंटिस्ट आ गए न्यूलैंड्स लॉ, है ना, जॉन न्यूलैंड्स आ गए। और न्यूलैंड्स बाबा थोड़े से संगीत के चाहते थे, ए.आर. रहमान के चाहते थे, है ना, ऐसे है ना, मुझे अब गाना नहीं आ रहा है ना तो मैं बोल दूंगा, है ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये थोड़े से संगीत के चाहते थे। अब ये जो संगीत के चाहते थे, इन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे इनके टाइम पे और सारे एलिमेंट्स क्या हो गए थे, नोन हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया, देखो न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स नोन एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे डोबेरायनर बाबा जी ने एटॉमिक मास नंबर से इंक्रीज लेवल से रख दिया था, इन्होंने भी क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर से सबको अरेंज कर दिया। क्या कर दिया, सबको अरेंज कर दिया। और बोला कि ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स एकदम अरेंज कर दिए। और फिर उन्होंने देखा कि हर एक पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट से, यानी कि या ऐसे बोल सकते हैं 8वां पहले एलिमेंट से, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। बघा म्हणजे आपण काय केलं, आपल्याकडे खूप सगळ्या अशा मुलांची रांग लावली, बरोबर आहे, मुलांची रांग लावली आणि ती मुलांची रांग कशी लावली, इंक्रीजिंग ॲटॉमिक मास नंबर नुसार लावली, बरोबर आहे। आता मुलं म्हणजे इथं काय एलिमेंट्स आहे, तर प्रत्येक 8वा एलिमेंट पहिल्या एलिमेंट सोबत सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दाखवत होता। काय दाखवत होता, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दाखवत होता। न्यूलँड्स कंपेअर्ड दिस सिमिलॅरिटी विथ द ऑक्टेव्स इन म्युझिक, आणि त्यानं हे कशासोबत सिमिलर केलं, ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स म्हणजे काय, अष्टक। अष्टक म्हणजे काय, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। यस बघा, सुरुवातीचा आणि शेवटचा स्वर काय आहे, सेम आहे, सा सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, है ना, सा सा ये क्या है, सेम है। और ऐसे ही अंग्रेजों में थोड़े अलग होते हैं, ये तो हमें मतलब क्या बोलते हैं, ते आपल्याला वाचायला पण येत आहेत, वाचायला पण कसं थोडं ऑकवर्ड वाटतं, है ना। तुम्हाला इंग्लिश गाणे आवडत असतील, इंग्लिश गाणे आजकाल एकदम तुमच्या वयाचे जी मुलं असतात त्यांना इंग्लिश गाणे खूप आवडतात, है ना। तसं मला नाहीत आवडत, मला हिंदीच गाणे आवडतात आणि त्यातल्या त्यात आपले मराठी गाणे आवडतात, है ना।
झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट असे गाणे आवडतात. Newlands compared these similarity with the octaves in music. He called the similarity observed in the eighth and the first element as the law of octave. आणि म्हणून काय झालं तर त्यानं ह्याची कशासोबत कंपॅरिझन केली, म्युझिक मधल्या अष्टकासोबत कंपॅरिझन केली आणि त्याने सांगितलं की ज्यावेळेला आपण इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिअर ऍटॉमिक मास नंबर लावतो, प्रत्येक 8वा एलिमेंट हा पहिल्या एलिमेंट सोबत काय दाखवतो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दाखवतो आणि त्यानं नाव दिलं त्याला न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. काय नाव दिलं, न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. आता बघा तिथं न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह आहे. आता त्या काय सांगतो बघा, इथे आपल्याकडं पहिला एलिमेंट आहे, कोण आहे बघा, हायड्रोजन. इथे आहे आपल्याकडे, ह्याचा पेनचा कलर चेंज करतो किंवा दुसरीकडे हा फोटो आहे बघा. यस चलो, अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर ये इंग्लिश वाला जो सारे गम पधनिसा है वो एक बार बोल के देखो, है ना, डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, है ना, सारे गम पधनि सा, सा नी ध प म ग रे सा. तो ऐसे है ये, डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, सोलाटी सोलाटी. चलो अब यहां पर बात करो, तो उसने क्या बोल दिया, ये आपका पहला एलिमेंट है और इसके बाद जो 8वां एलिमेंट होगा ये इसके सेम, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वां कहां पर आएगा, फ्लोरीन. अब देखो भाई साहब, यानी ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के जैसे प्रॉपर्टीज दिखाता है. हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है. बात करते हैं लिथियम. सर लिथियम एक मेटल है. इसके बाद 8वां एलिमेंट कौन है, सोडियम है. और ये सर सोडियम भी एक मेटल है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, ये भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है. यानी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ गए, सेम आ गए. फिर यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है. बोरॉन की भी वैलेंसी 3 होती है, एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 होती है. यानी सेम हमारे पास क्या दिखाने लगे, वो प्रॉपर्टीज दिखाने लगे. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. अब हमारे ऑक्टेव्स के अंदर भी कुछ क्या थी, कमियां थी. अब वो क्या क्या कमियां थी वो देख लेते हैं. लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. These law was found to be applicable only up to calcium. अरे बाबा बाबा बाबा, ये जो ऑक्टेव्स का लॉ था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था. कहाँ है कैल्शियम, ये कैल्शियम है ना, यहां तक ही ये क्या हो गया, सीमित हुआ. फिर क्रोमियम है, टाइटेनियम है, मैंगनीज है, आयरन है, ये इनको लागू नहीं हो रहा था. तो इसका लिमिटेशन पहला आ गया कि ये जो है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है. अब आगे बात करते हैं. Newlands fitted all the known elements in the table of 7 into 8 56 boxes. तो इसने क्या कर दिया, ऐसे रोज एंड कॉलम्स रख दिए, है ना, कितने 7 into 8 का एक चार्ट बना दिया. अब 7 into 8 चार्ट के अंदर कितने बॉक्स होंगे, 56 बॉक्स थे. यानी हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 56 एलिमेंट्स उस टाइम पे होंगे. अब आगे बात करते हैं. Newlands placed 2 elements in each sum boxes to accommodate all the known elements in the table. For example, cobalt and nickel. है ना, देखो बट भाई साहब ने कुछ गलती करी. क्या गलती करी, भाई साहब ने गलती करी कि यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकेल जो है ना, इनको एक ही ग्रुप में रख दिया. अरे भाई साहब कैसे कर सकते हो ये. यस, फिर यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी क्या कर दिया, इन दोनों को एकदम सेम ग्रुप में, सॉरी सेम बॉक्स में रख दिया. तो यहाँ पर ये भी क्या था, इनका एक ड्रॉबैक था. अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मेंडेलियस बाबा, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. और इन्होंने थोड़ा सा सही तरीके से हमारा बताने का प्रयास किया है. अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल को. चलो
तो अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे मेंडेलिव्स पीरियोडिक यस टेबल। मेंडेलिव्स बाबा ने क्या कर दिया, एक पीरियोडिक टेबल ला दिया और इसका नाम था मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं इसके अंदर क्या खासियत है ना। ये 1969 के अंदर इन्होंने तैयार किया था, है ना। वो 72 तक काम चलता था इसका। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे, यानी कि जब मेंडेलिव्स थे, देखो आज सबसे पहले कौन थे, डोबेरेने के बाबा के आसपास 30 के आसपास एलिमेंट्स थे। फिर आगे आपके न्यूलैंड्स बाबा के आसपास 56 एलिमेंट्स थे। और अब हमारे पास है मेंडेलिव्स बाबा के टाइम पे 63 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे एट दैट टाइम, एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और फिर डोबेरेने बाबा ने क्या कर दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, न्यूलैंड्स बाबा ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर, और मेंडेलीव बाबा ने भी क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर लगा दिए। देन ही ट्रांसफर्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल, और फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक पीरियोडिक टेबल बना दिया, यानी एक चार्ट बना दिया। अब ये चार्ट of these elements in the accordance with the physical and chemical properties of these elements, और इन्होंने क्या कर दिया, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनको क्या कर दिया, मैच करके एक चार्ट के अंदर रख दिया, है ना, अरेंजमेंट रख दिए। Mendeleev found that the elements with the similar physical and chemical properties repeat after the definite interval, और इन्होंने यहाँ पर एक इथं त्यांनी काय केलं, एक लक्षात आलं त्यांच्या, ज्या वेळेला आपण इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर या एलिमेंट्सला लावतो, त्यावेळेला काही काळानंतर, काही एलिमेंट्स नंतर आपल्याला त्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होतात, काय होतात, रिपीट होतात। आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, अशा प्रकारे चार्ट बनवला। बघा इथे लिथियम आहे, इथे सोडियम आहे, है ना। लिथियम आणि सोडियम या दोघांच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत, थोड्या थोड्या सेम आहेत, म्हणून हे दोन्ही सोबत ठेवले। जसं की बेरिलियम, मॅग्नेशियम, बोरॉन, ॲल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, या सगळ्यांच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड्या थोड्या काय होत्या, सेम होत्या, म्हणून त्यांनी त्यांना काय केलं, सोबत ठेवलं, बरोबर आहे। बघा नंतर काय आहे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द पिरियोडिक लॉ, आणि या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्यांनी एक लॉ दाखवला। काय केला त्यांनी, एक लॉ आपल्याला सांगितला। अब वो लॉ क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो लॉ का था मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। यहां से पक्का एक डेफिनेशन पूछी जाती है, याद रखो, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से आपको पक्का सवाल मिलेगा ही मिलेगा, है ना, 101% मिलेगा। चाहे आपके यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट हो, चाहे आपके सराव परीक्षा हो, चाहे आपके एसएससी बोर्ड के एग्जाम्स हो, यहां से पक्का सवाल आएगा। देखो क्या था लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग होता है आफ्टर इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद। अब ये स्कूल वाला इंटरवल नहीं है, इंटरवल मतलब क्या, कुछ एलिमेंट्स के बाद आपको वही प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, यानी पिरियोडिकली मतलब वारंवार, पुन्हा पुन्हा, काही अंतरानंतर, काही वेळानंतर, काही एलिमेंट्स नंतर त्याच प्रॉपर्टी आपल्याला पुन्हा पुन्हा दिसतात, त्याला आपण काय म्हणतो, पिरियोडिक फंक्शन। काय म्हणतो आपण, पिरियोडिक फंक्शन। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, आणि हे सगळं कशामुळे होते, त्यांच्या एटॉमिक मासेस मुळे होते। लक्षात ठेवा, मेंडेलीव्हनं काय सांगितलं आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, माझ्यासोबत म्हणायचे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एक मार्क आताच आपला पकला, आणि तो आपल्या मार्क मेमो मध्ये येऊन पण बसला। ओके चलो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी हमने देख लिया द वर्टिकल कॉलम्स। अब यहां पर बात करते हैं, उन्होंने जो चार्ट तैयार किया था ना, इस चार्ट के अंदर कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे। क्या थे, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स म्हणजे काय बेटा, वर्टिकल कॉलम्स म्हणजे काय, उभे रखावे। यस, वर्टिकल कॉलम्स, त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रुप्स म्हणतो। वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप, आणि आपण त्यांना काय म्हणतो, ग्रुप्स म्हणतो। आणि हॉरिझॉन्टल रोज, अशा हॉरिझॉन्टल रोज होत्या, अशा आडव्या रेषा, त्याला काय म्हणतो, हॉरिझॉन्टल रोज। याद रखो,
वर्टिकल कॉलम्स म्हणजे ग्रुप आणि हॉरिजॉन्टल रोज म्हणजे आपके पास पीरियड्स। यस, चलो ये हो गए ग्रुप्स जो कि आपके पास कैसे है, वर्टिकल कॉलम्स है, और हॉरिजॉन्टल रोज क्या हो गया आपके पास, पीरियड्स हो गए। याद रखना ये दोनों चीजें, कभी कभी आपको डेफिनेशंस यहां से पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था इनके पास क्या, पीरियोडिक टेबल है ना, ये आपके पास एक ऐसे ही रखा ना रख दिया है। उन्होंने क्या कर दिया, कुछ खाली स्पेसेस रख दिए है ना, इसी के बारे में भी हम आने वाले हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। थिंक अबाउट इट। अब हमें कुछ सोचना है इसके बारे में। देखो क्या कर दिया मेंडलीव बाबा ने, देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस। मेंडलीव बाबा बोले कि मैंने एक चार्ट तैयार कर दिया है, बट इस चार्ट के अंदर मैं कुछ जगह खाली रख देता हूँ। बोले सर खाली क्यों रख रहे हो, क्यों, बोले कि सर मेरे पास वो एलिमेंट्स अभी है नहीं, बट मैं बता सकता हूं कि भविष्य में वो एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरे पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके लिए जगह रख रहा हूं। भाई साहब देखो उस टाइम पे अंदर ये बंदा प्रेडिक्ट कर रहा है कि मैं कुछ जगह क्या कर रहा हूं, वैकेंट रख रहा हूं, खाली रख रहा हूं, ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर यहां पर आप एलिमेंट्स रख सकते हो। और साथ साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दिए, वो हम आगे देखने वाले हैं। यस, the Mendeleev's periodic table in the sum these places of the atomic masses are seen to be predicted, enlist three of these predicted atomic masses along with their group and period। और उन्होंने बता दिया कि इस ग्रुप के अंदर, इस पीरियड के अंदर, इस वैकेंट प्लेस के अंदर ये वाला एलिमेंट्स आगे जाकर के आप खोज सकते हो। ओके, ड्यू टू द अनसर्टिनिटी in the names of the some elements, the questions mark is indicated before the symbol in the Mendeleev's periodic table। What are such symbols? Yes, चलो वो भी हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, वो हम सारी चीजें देखेंगे मेरिट्स के अंदर। मेरिट्स मतलब क्या, अच्छी बातें। मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल तैयार कर दिया, अब मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसी क्या खास चीजें हैं, ऐसे क्या अच्छी बातें हैं, वो हम देखने वाले हैं मेरिट्स के अंदर। तो आपका एक पक्का सवाल है, चाहे तो आपको मेरिट से सवाल आ सकता है, नहीं तो डेमेरिट से सवाल आ सकता है। मेरिट्स मतलब क्या, अच्छी बातें, डेमेरिट्स मतलब क्या, बुरी बातें। कभी अच्छी बातें कभी बुरी बातें, यहां से पक्का आपको सवाल आ ही जाएगा। देखो सबसे पहली अच्छी बात क्या थी, एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। अब हमारे पास, उनके पास एटॉमिक मासेस नंबर थे करीब आसपास 56 एलिमेंट्स थे, है ना, तो उन्हें 63 एलिमेंट्स के, तो उन्होंने क्या कर दिया, जब ये आवर्त सारणी ये तैयार कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल ये तैयार कर रहे थे, तब उनके ध्यान में आया कि अरे भाई साहब हमारे पास डोबेराइनर से लेकर के न्यूलैंड्स के लेकर के कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक मासेस नंबर अभी भी गलत है, और इसकी वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी तैयार हो रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास नंबर ऑफ बेरिलियम इज 14.09, यानी कि पहले बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया जा रहा था, 14.09, म्हणजे आधी असं सांगितलं जायचं की बेरिलियमचा एटॉमिक नंबर कितना आहे, 14.09 आहे, was changed to the correct value of 9.4, आणि त्यांनी सांगितलं की बेरिलियमचा एटॉमिक मास नंबर 14.09 नसून तो किती आहे, 9.4 आहे, आणि म्हणून बेरिलियमला काय केलं गेलं, बोरॉनच्या आधी ठेवण्यात आलं। बघा म्हणजे लिथियमचा किती आहे 6.9, म्हणजे अप्रॉक्स किती 7 आहे, बेरिलियमचा किती आहे 9.4 आहे, बोरॉनचा किती आहे 11 आहे, कार्बनचा किती आहे 12 आहे, आणि नायट्रोजनचा किती आहे 14 आहे। म्हणजे जर बेरिलियमचा जर हा 9.4 आपण ग्राह्य धरला नसता तर बेरिलियमचा किती असता 14.09, म्हणजे इथे 14.09 इथे असता, इथे, म्हणजे बघा त्याचं इथलं स्थान कुठं आणलं आपण, इथे आणलं, म्हणजे त्याला नायट्रोजन आणि कार्बनच्या आधी आणलं गेलं, म्हणजे जवळपास आधी असं चुकीचा पीरियोडिक टेबल आपण शिकत होतो, तोच मेंडेलिव्हने काय केला, हे चुकीचं आहे असं सांगितलं, आणि त्याचा ॲटॉमिक मास नंबर 14.09 नाही तर किती आहे 9.4 आहे। हे पहिलं मेरिट आहे, हा पहिली चांगली गोष्ट मेंडेलिव्ह बाबांनी सांगितली आपल्याला। बघा नंतर काय आहे, Mendeleev's kept vacant places in the periodic table for the elements
नॉट डिस्कवर टिल देन। और इन्होंने क्या कर दिया था, अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे कुछ जगह खाली रख दिए थे और बोल दिया था कि भविष्य में ये एलिमेंट्स प्रेडिक्ट हो सकते हैं, है ना, ये एलिमेंट्स खोजे जा सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्शन इन्होंने किया था। 3 ऑफ दीज एलिमेंट्स अननोन एलिमेंट्स वेर गिवन इन द नेम्स ऑफ, आणि त्यांनी त्याला नाव पण दिले। काय नाव दिलं? इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। सर ये इक्का मतलब क्या? इक्का, इक्का संस्कृत वर्ड है। इक्का मतलब सारखा, सेम टू सेम, है ना, सेम सेम बट डोंट क्लेम, है ना। इक्का बोरॉन, बोरॉन के जैसा। इक्का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जैसा। इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन के जैसा। इन्होंने नाम दिए फ्रॉम द नोन नेबरिंग एंड दियर ऍटॉमिक मासेस वेर इंडिकेटेड, आणि त्याचे ऍटॉमिक मासेस नंबर सुद्धा सांगितले। किती सांगितले? तुमच्या इक्का बोरॉनचा 44 असेल, इक्का अल्युमिनियमचा 68 असेल आणि इक्का सिलिकॉनचा किती असेल? 72 असेल। रिस्पेक्टिव्हली त्यांना काय केलं? सांगितलं। बघा मी कलर सुद्धा सेम ठेवलेले आहेत म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। याच्यानंतर काय सांगितलं? नॉट ओनली दिस बट देअर प्रॉपर्टीज वेअर ऑल्सो प्रिडिक्टेड। त्यांना फक्त त्यांची नावं आणि त्यांचे ऍटॉमिक मासेस नंबर सांगितले का? नाही, तर त्यांचं काय सांगितलं? प्रॉपर्टीज सुद्धा प्रेडिक्ट केल्या, म्हणजे त्यांच्या प्रॉपर्टीज अशा अशा असतील, है ना। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वेअर डिस्कवर अँड नेम ऍज स्कॅन्डियम, आणि त्याच्यानंतर ते शोधले गेले आणि मग त्याचे नाव काय झाले? जो इक्का बोरॉन ज्याला नाव दिलं होतं, ज्याला नाव इक्का बोरॉन दिलं होतं, ज्याचा ऍटॉमिक मास नंबर 44 होता, तो काय तयार झाला? सॉरी, त्याचा ऍटॉमिक मास नंबर 44 सांगितला होता, तो काय झाला? स्कॅन्डियम झाला। जो इक्का अल्युमिनियम होता तो कोण झाला? गॅलियम झाला। आणि जो इक्का सिलिकॉन होता तो कोण झाला? जर्मेनियम झाला। म्हणजे त्याच्यानंतर ज्याचा शोध लागला गेला त्यावेळेला असं लक्षात आलं की मेंडेलिव्हने याला नाव पण दिले होते, त्यांचे केमिकल प्रॉपर्टीज पण सांगितले होते आणि सोबत सोबत त्यांचे ऍटॉमिक मास नंबर सुद्धा सांगितले होते। ओके, चलो। These elements match well those predicted by the Mendeleev, आणि हे काय झाल्यानंतर एकदम सेम टू सेम तेच उतरलं। म्हणजे तुम्ही विचार करण्याची क्षमता हे करू शकता। बघा, येस, चलो, भविष्यात काय होणार आहे हे सुद्धा त्यांना सांगितलं होतं। तिसरं मेरिट काय आहे? देअर वॉज नो प्लेस रिझर्व फॉर नोबल गॅसेस इन मेंडेलिव्ह पिरियोडिक टेबल। सर ये नोबल गैसेस कौन होते हैं? नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, है ना, ये क्या होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। त्याला आपण राजवायू म्हणतो। काय म्हणतो? राजवायू। नोबल, त्यांचं ऑक्टेट काय असतं? कंप्लीट असतं। बघा हा काय आहे? आपल्याकडे नियॉन आहे, नियॉन आहे। हा कोण आहे? अर्गॉन आहे। हा कोण आहे? क्रिप्टॉन आहे। हा कोण आहे? झेनॉन आहे। हे कोण आहेत? एक्सेट्रा, हे कोण आहेत? हे आपल्याकडे राजवायू आहेत। आणि राजवायू कोणासोबतही रिॲक्ट करत नाही, त्यांची व्हॅलेन्सी काय असते? 0 असते। त्यांचं ऑक्टेट काय असतं? कंप्लीट असतं, म्हणून त्यांना आपण काय म्हणतो? नोबल गैसेस म्हणतो, बरोबर। बट उस टाइम पे अंदर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थे, है ना, नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थे। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, however when noble gases such as helium, neon, argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created zero group, है ना। ज्या वेळेला 19th सेंचुरीच्या शेवटी ज्या वेळेला हे नोबल गॅसेस डिस्कवर झाले त्यावेळेला त्यानं पिरियोडिक टेबल मध्ये कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ नाही केला, तर सगळ्यात शेवटी म्हणजे 18व्या ग्रुपच्या नंतर काय केलं त्यानं? त्याच्यानंतर एक झिरो ग्रुप तयार केला। काय तयार केला? झिरो ग्रुप तयार केला, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पिरियोडिक टेबल विच द नोबल गॅसेस वेअर फिटेड व्हेरी वेल। आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी त्याने एक झिरो ग्रुप तयार केला आणि त्या झिरो ग्रुप मध्ये काय केलं? सगळेचे सगळे नोबल गॅसेस ठेवले आणि कोणत्याही प्रकारच्या आपल्या पिरियोडिक टेबलला बाधा सुद्धा झाली नाही। आणि हे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तिसरं त्याचं काय होतं? मेरिट होतं। बघा सगळ्यात पहिलं मेरिट काय होतं? सगळ्यात पहिलं मेरिट काय होतं? तर सगळ्यात पहिलं मेरिट होतं की असे एलिमेंट्स ज्यांचे ऍटॉमिक मासेस नंबर आपण चुकीचे लिहितोय, जसं की बेरिलियम आधी आपण 14.09 लिहित होतो, त्याचं करेक्ट करून किती सांगितलं? 9.4 आहे। दुसरा आपल्याकडं मेरिट्स काय होता? तर दुसरा मेरिट होता अशा काही वॅकेंट प्लेसेस त्याने ठेवल्या होत्या, ज्या वॅकेंट प्लेसेस मध्ये आपला इक्का अल्युमिनियम आहे, इक्का बोरॉन आहे, इक्का सिलिकॉन आहे, त्यांचे ऍटॉमिक मास नंबर सुद्धा सांगितले होते। आणि भविष्यात नंतर त्याचे काय झालं? त्याची आपण खोज केली, म्हणजे काय केलं? आपण त्याचं डिस्कव्हरी केली। बघा नंतर काय केलं? तिसरं मेरिट काय आहे? तर नोबल गॅसेस त्यावेळेला शोधले गेले नव्हते,
पण ज्या वेळेला 90व्या शतकाच्या शेवटी ज्या वेळेला हे शोधले गेले त्यावेळेला त्यानं आपल्या पिरियडिक टेबलला डिस्टर्ब न करता झिरो ग्रुप नावाचा एक ग्रुप तयार केला आणि सगळेच्या सगळे नोबल गॅसेस इथं काय झाले एकदम फिट बसले. ओके चला आता याच्या नंतर बघूया आपण डेमेरिट्स. जितनी अच्छी चीजें होती है उतनी ही बुरी चीजें भी यहाँ पर होती है, कुछ गलतियां भी यहाँ से हो जाती है ना. चलो तो डेमेरिट्स क्या थे? द होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम. जैसे कि कोबाल्ट और निकेल इनकी जो एटॉमिक मास नंबर है ना, एटॉमिक मास नंबर. अब एटॉमिक मास नंबर हम कैसे ले लेते हैं? एटॉमिक मास नंबर हम है ना जैसे कि हम वोल नंबर में लेते हैं. तो जब इनका वोल नंबर हम निकालने वाले तो वो सेम आता था. कितना आता था? सेम आता था. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. इसलिए उनको कहां पर रखना है इसके रिगार्डिंग क्या होने लगी? एम्बिग्युटी आने लगी. एम्बिग्युटी म्हणजे काय? गडबड हो गेलंय ना, गोळ होऊ लागला है ना, प्रॉब्लेम येऊ लागला है ना, एक प्रकारे कन्फ्युजन होऊ लागलं की नेमकं कोबाल्ट आणि निकेलला सोबत ठेवायचं की कोबाल्टला नंतरची जागा द्यायची का निकेलला नंतरची जागा द्यायची. का? कारण त्यांचे ऍटॉमिक मास नंबर गोल ऍटॉमिक मास नंबर काय होते? सेम होते. ओके नेक्स्ट आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडेलीव्स पुट फोर्थ पीरियोडिक टेबल. अब ये भाई एटॉमिक आइसोटोप्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं आइसोटोप्स क्या होते हैं है ना. आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है. सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है. जैसे कि एक क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, ये दूसरा भी क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है बट इसका एटॉमिक मास नंबर 35 है और इसका एटॉमिक मास नंबर 37 है. ये दो क्लोरीन हमें मिलते हैं है ना, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. एलिमेंट्स भी क्या होगा? सेम होगा. तो यहां पर बात करते हैं अगर ये दोनों अगर आपके पास आइसोटोप्स है तो भाई इनके एटॉमिक मासेस नंबर भी डिफरेंट डिफरेंट है और आप पीरियोडिक टेबल किसके अकॉर्डिंग लगाते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है ना. पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास को आप बता रहे हो तो आप मुझे बताओ अगर इन दोनों को सेम पोजीशन दे या फिर अलग अलग पोजीशन दे, ये भी क्या हो रहा था? एक प्रॉब्लम यहां पर तैयार हो रहा था. ओके चलो क्यों? क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुए. एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, द चैलेंज वाज पोज्ड इन द प्लेसिंग ऑफ देम इन पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या इनको अलग अलग रखे या इनको सेम कंपार्टमेंट में रखे, ये भी यहाँ पर क्या आ रहा था? प्रॉब्लम तैयार हो रहा था. अब आगे बढ़ते हैं. ओके नेक्स्ट आपके पास डेमेरिट्स क्या है? When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the rise in atomic masses does not appear to be uniform. है ना, यहाँ पर क्या हो रहा था? जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर लगा रहे हो बट यही दिक्कत नहीं हो रहा है कि ये एकदम से यूनिफॉर्म नहीं है. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि इन दो एलिमेंट्स के अंदर और फ्यूचर के अंदर कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं. ओके चलो मैं अगर आपको बता दूं, आपके पास अगर एक पीरियोडिक टेबल है जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, देखो ये आपके पास मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है. अब देखो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर कितना है? इस कॉपर का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 63 है. इसका कितना है? 65 है. अब क्या हम बता सकते हैं इन दोनों के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? नहीं बता सकते थे. यस इसके बाद और क्या है? ये 48 है, ये 51 है. अब 48 है और 51 है, इन दोनों के अंदर यानी कि टाइटेनियम और वेनेडियम के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? अब ये हम डिसाइड कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे. इसलिए यहां पर भी क्या आ गई? एक प्रॉब्लम तैयार हो गया था. ओके चल ओके अब नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन कौन है? हाइड्रोजन आपके पास एक गैस है, एक नॉन मेटल गैस है बट वो प्रॉपर्टीज भी आपके मेटल जैसे दिखाता है.
तो थोड़ा सा मेंडलीव बाबा को शक आ गया कि भाई साहब मैं हाइड्रोजन को कहां पर रखूं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को एक सेम पोजीशन में रखना ही नहीं चाहता हूं, है ना। हाइड्रोजन शोज द सिमिलैरिटी विथ हेलोजन, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन जैसे भी प्रॉपर्टीज दिखाता है। अब हेलोजन्स कौन होते हैं? आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? इनकी वैलेंसी 1 होती है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो इनके जैसे भी ये प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। कौन दिखा रहा था? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन आपके हेलोजन के जैसे भी प्रॉपर्टीज शो करता है। साथ साथ में सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स, जो कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं। अल्कली मेटल्स मतलब क्या? आपके पास लिथियम है, सोडियम है, इनके जैसे भी प्रॉपर्टी शो करता है। अब दिक्कत आई, भाई साहब इनको हेलोजन जैसा ट्रीट करे या आपके पास अल्कली मेटल जैसा ट्रीट करे, क्यों? क्योंकि ये दोनों भी जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इनको यहां पर रखे, हेलोजन के ग्रुप में रखे या मेटल्स के ग्रुप में रखे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा था। क्यों? क्योंकि देयर आर सिमिलरिटी इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये देखो, ये HCl बनाता है ना, ये H2O बनाता है, ये H2S बनाता है, यानी ये एकदम हाइड्रोजन के कंपाउंड्स यहाँ पर ऐसे बन रहे, जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम भी वैसे ही कंपाउंड बनाता है, यानी अल्कली मेटल। NaCl जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो HCl बनाता है, ऐसे आपके पास सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता है तो NaCl बनाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता है तो H2O बनाता है, जैसे अल्कली मेटल सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता है तो N2O बनाता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन करवा करके आपके पास H2S यानी कि सल्फाइड बनाता है, वैसे ही आपके पास सोडियम सल्फर के साथ रिएक्शन करवा करके सल्फाइड बनाता है। यानी सेम एकदम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। साथ साथ में आपके एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, Cl2 यानी कि आपके हेलोजन के जैसा, है ना। कंपाउंड्स विद मेटल, सोडियम हाइड्रोजन के साथ NaH कराता है, वैसे NaCl कराता है। ये CH4 CCl4 एकदम से हेलोजन के जैसे भी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है और साथ साथ अल्कली मेटल के जैसे भी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो थोड़ा सा मेंडली बाबा परेशान हो गए, भाई साहब तू हाइड्रोजन है कैसा? तू अल्कली मेटल जैसा भी है, तू हेलोजन जैसा भी है, और मैं तेरे को कहां पर जगह दूं? तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर मेंडलीव बाबा ने फिक्स नहीं करी, तो ये भी क्या हो गई? एक हमारे पास डेमेरिट्स आ गया। ओके चलो, और इसी के साथ साथ हमारे मेंडल्स पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ। याद रखो, फिर से रिवाइज कराते हैं। अब मराठी में रिवाइज करता हूं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने क्या सीखा? मेंडलीव बाबा ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस नंबर लगा दिए और उन्होंने बोल दिया कि कुछ इंटरवल के बाद, कुछ पीरियोडिक के बाद आपके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज कैसे हैं? सेम है। और वो क्यों सेम है? ड्यू टू द एटॉमिक मास नंबर। और उन्होंने बोल दिया, है ना, क्या बोल दिया कि केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसके थे? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर हमने मेरिट्स देख लिए, फिर हमने क्या कर लिए? डेमेरिट्स देख लिए। क्लियर है? क्लियर है? अरे बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं? यस, शाबाश। ओके चलो, अब बारी है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शुरुआत करते हुए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो, अब हमारे पास सबसे लास्ट साइंटिस्ट और जिन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, उनका नाम, इनका ये फोटो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, उनका नाम था उनका नाम था हेनरी मोसले। यस, चलो, इन 1930 English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiment done using X-ray tube that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or at the number of protons in the nucleus of the atom. That element is relieve that atomic number is more fundamental property of an element than the atomic mass. अब आप बोल रहे होंगे सर ये पचर 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 आपने क्या कर दिया है? तो मैं आपको बोलूं, हमारे पास हेनरी मोसले साहब ने क्या किया? एक्सरे, हाँ क्या होता है ये? एक एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है। और अभी आपने बोला कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो आपके पास हेनरी मोसले साहब जी ने बोला कि
सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे या सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज होगा वो कहां पर बेसिस होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए प्रोटॉन है उनके बेसिस पर। यानी सिंपल सिंपल भाषा में अगर बोले ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर होंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होंगे, एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे नहीं होंगे। देखो डोबेरेन ने क्या बोला था, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर होंगे। न्यूलैंड्स ने क्या बोला था, एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पर होंगे। और आपके पास मेंडेलियस बाबा ने भी क्या बोला था, एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पर होंगे। बट हेनरी मोस्ले जी ने क्या बोला, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होगा। और ये जो पीरियोडिक टेबल आया था इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Henry Moseley showed that atomic number of element is the most fundamental property and not its atomic mass। तो इन्होंने क्या बोला कि आपके पास सबसे मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं है तो एटॉमिक नंबर है। क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर है। और इन्होंने एक लॉ भी दे दिया। कौन सा लॉ दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया। क्या था वो लॉ, देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ जैसा ही लॉ है। उनका भी लॉ क्या था, उनका लॉ था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, एटॉमिक मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हर साल यहाँ से एक डेफिनेशन पूछी जाती है। ये दो डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। बस फर्क है, मेंडेलिव के अंदर एटॉमिक मास नंबर है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर है। ओके चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म, अब यहां पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने हेनरी मोस्ले जी ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। बट ये जब अरेंज करते थे तब उन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे अरेंज यहां पर कर दिया है। देखो ये यहां पर कैसे है, ये यहां पर वर्टिकल कॉलम्स है, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। हम इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकल्स कॉलम बोलेंगे। और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है। क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है। वर्टिकल्स कॉलम्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल्स कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। और यहाँ पर कितने ग्रुप्स थे, देखो कितने ग्रुप्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे। और पीरियड कितने थे, पीरियड 1 2 3 4 5 6 और 7। आप बोलोगे सर ये नीचे के भी दो भी है ना, नीचे के दो है, वो भी तो यहाँ पर 8 और 9 लगा दो ना। नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है ना वो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर है। ये अंदर छिपे है, अंदर, यहाँ पर से ये अंदर छिपे है। यानी आपके पास आपल्याकडं गावाकडच्या घरामध्ये एक ना तळघर असतं, तळघर म्हणजे काय, खोल्या खोल्या असतात आणि एकदम मध्येच दरवाजा असतो आणि त्या मधल्या दरवाजातून अशा खूप साऱ्या खोल्यामध्ये असतात, बरोबर आहे। तसं हे तळघर आहे आणि या तळघरामधून असा आहे हा, असा लक्षात ठेवा। येस, म्हणजे हा पण 6व्या पिरियड मध्ये आहे, म्हणजे हा 6व्या पिरियड मध्ये आहे आणि हा कोणत्या पिरियड मध्ये आहे, 7व्या पिरियड मध्ये आहे। त्याला आपण लेंथनाइट्स आणि ऍक्टिनाइड्स म्हणतो। पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपल्याकडं इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर आपण ऍटॉमिक नंबर हे लावणार आहोत। दुसरी गोष्ट काय लक्षात ठेवायची, तर आपल्याकडं असे उभे जे वर्टिकल कॉलम्स आहेत आपण त्याला काय म्हणतो, ग्रुप्स म्हणतो। आणि जे हॉरिझॉन्टल रोज आहेत आपण त्याला काय म्हणतो, पिरियड्स म्हणतो। आणि ह्या हॉरिझॉन्टल पिरियड्स मध्ये खाली काय आहेत, अशा 2 लाईन आहेत है ना, त्या 2 लाईन सुद्धा याच पिरियड मध्ये आहेत। ओके चलो, हमें ये बहुत, सॉरी इसको ऐसे रख देता हूं, इसको कर देता हूं मैं कॉपी, कॉपी कॉपी। कैसे कॉपी करे, कॉपी 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 करे, कॉपी। अरे भाई तुझे कॉपी कैसे कर सकते हैं, बता जरा मुझे। अरे यार पता नहीं इसे कॉपी कैसे करते हैं।
पता नहीं, बट हम बार बार इसी को यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था हमारा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। अब ये होगा आपके पास एस ब्लॉक, है ना, ये आपके पास एस ब्लॉक है। सर ये एस ब्लॉक इन्होंने नाम क्या दिए, क्यों दे दिया? ये सारा का सारा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यस, ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आता है वो आपके एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है तो वो एस ब्लॉक है ना, वो हमें इतना भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आपके किस ग्रुप में होगा? एस ब्लॉक के अंदर होगा। अब यहां पर आते हैं, तो आपके 13 ग्रुप से लेकर के आपके 18th ग्रुप तक ये सारे के सारे पी ब्लॉक के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? पी ब्लॉक के अंदर। आप याद रख सकते हो, ये एस ब्लॉक म्हणजे काय? समोरचा। येस, समोरचा ब्लॉक काय म्हणू शकतो आपण त्याला? समोरचा ब्लॉक, हे ना। हे पी आहे, हे पी म्हणजे काय? पाठीमागचा। काय म्हणू शकतो आपण याला? पाठीमागचा। पी फॉर पाठीमागचा। पाठीमागच्या मध्ये काय असतात? हे बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन असतात, बरोबर आहे। हा आहे डी, हा काय आहे? डी। याला आपण म्हणू शकतो गड्ड्यातला, है ना, गड्ड्यातला। गड्ड्यातला म्हणजे काय? मधला, है ना, गड्ड्यातला। आणि हे असतात एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक म्हणजे काय? एफ ब्लॉक म्हणजे, है ना, एफ ब्लॉक म्हणजे काय म्हणतात आपण, काय म्हणू शकतो, काय म्हणू शकतो, बाहेर फेकलेले, है ना, फेकलेले। एफ फॉर फेकलेले, है ना, का? कारण हे बाहेर फेकलेत, इथून बाहेर फेकलेत ना, हे बाहेर फेकलेत, जा एकदम मध्ये जा, बाहेर जा, है ना। येस, ह्याला म्हणतो आपण फेकलेले, एफ ब्लॉक। अशा आपल्याकडे किती ब्लॉक्स असणार आहेत बेटा? अशा आपल्याकडे 4 ब्लॉक असणार आहेत। किती ब्लॉक असणार आहेत? 4 ब्लॉक असणार आहेत। किती ब्लॉक असणार आहेत? 4 ब्लॉक असणार आहेत। बघा आता डिटेल मध्ये बघू आपण। In the modern predictable, elements are increasing order of their atomic number. अपन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर, अपन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर कैसे लगाया है इनको? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स लगाया है। पहली बात, द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। तो हमारे पास कितने पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। कितने पीरियड्स है? 5 और ये 2, 7 पीरियड्स है। यस, चलो। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। एंड द 18 वर्टिकल कॉलम्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। 1 to 18 वर्टिकल कॉलम से हम इनको क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। तो एक बार फटाफट मुझे बुझाओ, हॉरिजॉन्टल रोज क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल रोज क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल रोज क्या हो गए? पीरियड हो गए। कितने पीरियड है? सर 7 पीरियड है। वर्टिकल कॉलम्स क्या हो गए? वर्टिकल कॉलम्स हो गए ग्रुप। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। ओके, चलो। अपार्ट फ्रॉम दी 7 रोज, 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। आपण आताच बघितलं, एकदम बॉटमला काय आहे? 2 असे रोज आहेत। काय आहेत? असे 2 रोज आहेत। त्या 2 रोजला आपण काय म्हणतो? लेंथेनॉइड्स अँड एक्टिनाइड्स। काय म्हणतो आपण? लेंथेनॉइड्स अँड एक्टिनाइड्स। These are called the lanthanide series and actinide series, है ना। There are 118 बॉक्सेस। किती बॉक्सेस आहेत आपल्याकडे? 118 बॉक्सेस इन द पीरियडिक टेबल, इंक्लुडिंग 2 सिरीज। त्या 2 सिरीजला घेऊन आपल्याकडे 118 काय आहेत? बॉक्सेस आहेत। मीन्स दॅट देयर आर 118 प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। म्हणजे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर कितनी जगह है? 118 जगह है। यानी एलिमेंट्स कितने बैठ सकते हैं? 118 एलिमेंट्स इसके अंदर फिट बैठ सकते हैं। ओके, चलो ये हो गई बात। देखो फिर से आ गया, फिर से आ गया। देखो ये आपके पास पहला वाला ग्रुप है, ये दूसरा वाला ग्रुप है। पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, समोरचा ब्लॉक। ओके, चलो। ये आपके पास 13 से लेकर 18th तक जो होता है हम इसे क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक बोलते हैं। और ये तीसरे से लेकर 12वें तक जो बीच वाला होता है हम इसे को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक, गड्ढ्यामधला डी ब्लॉक, है ना। आणि या डी ब्लॉक मधूनच असा एक समोरचा आलेला आहे, है ना, पाठीमागे फेकून दिलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? एफ ब्लॉक म्हणतो। काय म्हणतो आपण? एफ ब्लॉक म्हणतो। ओके, हा कोण आहे? हा लेंथेनाइड्स आहे। याला आपण काय म्हणतो? लेंथेनॉइड्स म्हणतो। काय म्हणतो बेटा? याला आपण लेंथेनॉइड्स म्हणतो। याला आपण काय म्हणतो?
ऍक्टिनॉइड्स म्हणतो. काय म्हणतो? ऍक्टिनॉइड्स म्हणतो. याला आपण डी ब्लॉक म्हणतो आणि डी ब्लॉकला दुसरं नाव आहे. काय नाव आहे? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात. काय म्हणतात? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणतात. काय म्हणतात बेटा? ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, है ना. जे आपल्याकडं पहिल्या ग्रुप मधले असतात बघा, पहिल्या ग्रुप मधले, पहिल्या, त्यांना आपण म्हणतो अल्कली मेटल्स. काय नाव आहे त्यांचं? अल्कली मेटल्स नाव आहे. जे दुसऱ्या ग्रुप मध्ये आहेत त्यांना काय म्हणतो? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स म्हणतो. काय म्हणतो बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. यस. पहिल्या ग्रुप मधले कोण आहेत? अल्कली मेटल्स. दुसऱ्या मधले कोण आहेत? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. डिटेल्स मध्ये आपण बघणार आहोत त्याला. ओके, चलो अब देखते हैं. द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. कितने ब्लॉक्स थे रे हमारे पास? कितने ब्लॉक्स थे सर? हमारे पास 4 ब्लॉक्स थे. कौन से बताओ मेरे साथ. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. कितने ब्लॉक्स थे? 4 ब्लॉक. मेरे साथ बोलो. एस ब्लॉक समोरचा, पी ब्लॉक पाठीमागचा, डी ब्लॉक गड्ढ्यातला, एफ ब्लॉक फेकून दिलेला. हा बघा, आता प्रश्न विचारतो बेटा. एफ ब्लॉक मध्ये अशा 2 सिरीज होत्या. एक लेंथनाइडची सिरीज आणि एक ऍक्टिनॉइडची सिरीज. बरोबर आहे की नाही? लक्षात आहे की नाही? मी शिकवलेलं लक्षात आहे की नाही? नाहीतर मग असं मी शिकवायचो आणि तुम्ही म्हणायचं अरे आलं तसं उडत गेलं, है की नाही? तसं नाही झालं पाहिजे. बघा, एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर आपके कौन कौन होते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आपके ग्रुप 1 एंड 2 होते हैं. ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. याद रखो, ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं. सर ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन्हीं को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. पी ब्लॉक 13 to 18 होता है. ओके. डी ब्लॉक 3 to 12 होता है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. याद रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. आगे बात करते हैं. एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट है. A zigzag line can be drawn into a P block. P ब्लॉक के अंदर आपको एक zigzag लाइन मिलेगी. क्या मिलेगी? P ब्लॉक के अंदर आपको एक zigzag लाइन मिलेगी. ओके, चलो है भी यहाँ पर. A zigzag line, zigzag मतलब क्या? zigzag मतलब ऐसी 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 ऐसी. यस, zigzag line of the periodic table. The 3 traditional type of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of this zigzag line. है ना. तो हमारे पास एक zigzag line periodic table के अंदर होगी और वो zigzag line हमें क्या दिखाती है? देखो, the metalloid elements lie along the border of this zigzag line. तो इस zigzag line के ऊपर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मेटालॉइड्स है. अरे बताओ जरा, मेटालॉइड्स मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड्स जो, सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल भी है और नॉन मेटल भी है. हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स. हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? मेटालॉइड्स बोलते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स, सॉरी, ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है, मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स बोलते हैं. ओके, चल. तो ये मेटालॉइड्स कहां पर लाई करते हैं? आपके zigzag लाइन के ऊपर, along. All the metal lie on the left side of the zigzag line, while all the non-metals, है ना, सारे के सारे मेटल्स लेफ्ट साइड पे है. लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पर, ये ना, लेफ्ट साइड पे जितने भी है वो सारे के सारे मेटल्स है और राइट साइड पे जो भी है वो नॉन मेटल्स है. चलो यार, एक बार देख ही लेते हैं. चलो एक बार देख ही लेते हैं. चलो एक बार इनका दर्शन भी करा लेते हैं. ये आ गया, एक बार इनका दर्शन ही करा लेते हैं. कहां पर है रे? कहां पर है? ये आ गया, है ना, ये आ गया. देखो, ये बोरॉन से शुरू है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम. यस, ओके. तो ये zigzag लाइन के ऊपर है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये सारे के सारे, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे कैसे है? पोलोनियम, है ना, ये सारे के सारे, है ना, यहाँ पर ये कैसे है बेटा? ये है आपके पास
मेटोलॉइड्स, मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है, मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है। राइट वाले साइड पे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, है ना, इसके बाद ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। जो राइट साइड पे है वो नॉन मेटल है, जो लेफ्ट साइड पे है वो सारे के सारे क्या है, मेटल है। मुझे बताओ ये किस वाले साइड पे है? ये सर ये तो यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर है, ये सारे के सारे तो यहाँ पर है। तो ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे? सर ये मेटल्स है। क्या है? मेटल्स है। याद रखो जो जिगजैग लाइन के ऊपर है वो मेटालॉइड होंगे, जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे है वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। यस देखो जरा, मेटल, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे। अरे सर ये कौन है? अरे ये तो छछंदर हाइड्रोजन है जिसकी कोई प्लेस नहीं थी। ये हैलोजन के जैसा भी प्रॉपर्टी शो करता था, अल्केली मेटल के जैसा भी प्रॉपर्टी शो करता था। ये एक गैस है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रख दिया था। किसने? मेंडेलीव बाबा, सॉरी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ले बाबा ने। ये मेटल्स है, ये सारे के सारे कौन है? ये दीज आर द मेटोलाइट्स। ये कौन है? मेटोलाइट्स है। और नॉन मेटल जो आपके राइट साइड वाले हैं वो कौन है? मेटोलाइट्स है। ओके चलो आगे बात समझ में, एक बार फटाफट बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। चलो अब आगे बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहां से आपको, क्योंकि अगले आने वाली सारी चीजें यहां पर ही आपको देखने को मिलेगी। चलो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात कर लेते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब सबको एक चीज पता होगी, एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। यस मानो अगर वो एटम है तो एटम का न्यूक्लियस होता है, और इस एटम की न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स भी होते हैं और प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। ये हो गया आपका न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। कैसे? वो ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट और ये तीसरी ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर आपके क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो आप सबको पता है पहले ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं? तो पहली ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, तीसरे के अंदर आपके 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना, 8 घूमते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी एक रैंडम उठा लेते हैं। कौन उठा लेते हैं? आपके पास सोडियम उठा लेते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 होता है। अगर 11 होता है तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड के अंदर 8 होंगे। अब 2 और 8 कितने होंगे? 10 हो गए। तो एक बचा, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि आपको मैग्नीशियम का, किसका? अगर आपको मैग्नीशियम का ये पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2 होगा। कितना होगा? 2,8,2। ओके चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कैल्शियम का, किसका पूछा? कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 होता है। तो यहां पर बात करते हैं 2,8, 10 हो गए। अब कितने बचे? और 10 बचे। तो यहां पर 8,2। तो ये क्या हो गया? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया। अब आगे बात करते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्रुप्स का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या नाता है? हम पहला ग्रुप उठा लेते हैं। पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप कौन सा है ना? हे ली ना के रब से फरियाद। यस चलो अब हमने पहला ग्रुप उठा लिया। अब पहले ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स है।
अब और हमने एक ग्रुप उठा लिया, कौन सा ग्रुप उठा लिया? तो यहां पर हमने उठा लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, चलो ये आपके पास फर्स्ट वाला ग्रुप है और ये आपके पास कैसा ग्रुप है? 17 वाला ग्रुप है। चलो, तो ये आपके पास फर्स्ट वाला ग्रुप है, फर्स्ट वाला ग्रुप है, और ये आपके पास 17 वाला ग्रुप। अब देखो भाई साहब, ये क्या हुआ है तुझे? इधर उधर क्यों भाग रहा है? ओके चलो, अब ग्रुप वन है, ये ग्रुप वन है। तो ग्रुप वन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना है? वन है। तो पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले में 2, दूसरे में 1 होगा। सोडियम का है तो आपके पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2, 8, 1 होगा। आपके पास पोटेशियम है तो 2, 8, 8, 1 होगा, है कि नहीं? यस, यहां पर ही लिख देते हैं। अब यहां पर आते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन क्या होगा? तो ये होगा 2, यस 2, 2 हो गए, 9 से 2 गए, बचे कितने? 7, 2, 7। अब क्लोरीन की बारी है, 2, 8, 7। अब ब्रोमीन की बारी है, 2, 8, 8 यानी कि 35। 35 तो कितना हो गया? ये 10 हो गए। फिर यहाँ पर 8, 35, 2, 8, 8 ये कितना हो गया? 18 हो गए। 18 फिर और 8, 7, 10, 18, फिर 18 के बाद ये 19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 आणि 35। ओके चलो, हो गए ये। अब यहां पर बात करते हैं, सर ये अगर हम ऐसा लिख दे, है ना? ओके, तो ग्रुप्स, ये फर्स्ट ग्रुप है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। इसका मतलब यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। और यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 7, 7, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 7, 7, 7। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट में एक एक यहां पर सेम सेम क्या हो रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं। ओके चलो, अब आगे बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। पीरियड्स यानी कि जो आपके पास आरवे होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, है ना? पीरियड्स के अंदर हम एक उठा लेते हैं, दूसरा पीरियड कहां से शुरुआत होता है? दूसरा पीरियड अगर हम बात करते हैं तो लिथियम से। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? लिथियम का होगा 2, 1। ओके, बेरिलियम का क्या होगा? 2, 2। बोरान का क्या होगा? 2, 3। कार्बन का क्या होगा? 2, 4। नाइट्रोजन का क्या होगा? 2, 5। ऑक्सीजन का क्या होगा? 2, 6। फ्लोरीन का क्या होगा? 2, 7। ओके चलो, तो ऐसे इसके एक 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 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी पीरियड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक क्या हो रहा है? सेम शेल के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अंदर की समझ में आना चाहिए। ओके चलो, अब आगे बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। भाई साहब, हमें 3 पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने हैं, और ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है, ये 3 पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पक्का एक सवाल आता ही आता है। अब बात है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये सारे सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा डिटेल में एक बेसिक वीडियो बनाने वाला हूं। वो जल्द ही आपको इस चैनल के ऊपर दिखेगा, तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके चलो, अब वैलेंसी क्या है ना? इससे सबसे पहले हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। हम कौन से ट्रेंड पढ़ेंगे? हम वैलेंसी पढ़ेंगे, हम यहाँ पर एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, और हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? लास्ट वाला हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब सबसे पहला ट्रेंड है वैलेंसी। सर ये वैलेंसी क्या होती है? जिसे मराठी में हम बोलते हैं संयुजा। आता है संयुजा कोणत्या मुलीचं नाव नाही, तर संयुजा म्हणजे काय? वैलेंसी. You have learned in the previous standard that the valency of element is determined by the number of electron present in the outermost shell of its atom.
तो वैलेंसी क्या होती है, तो वैलेंसी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं सोडियम का, क्या होगा सोडियम का, तो 11 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1 है कि नहीं बात, अच्छा जी सर। और अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2,8,8,7 है कि नहीं। अब देखो अब सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, एक है, तो इसकी वैलेंसी भी एक होगी। वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी एक होगी। और अगर क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तभी भी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। सर क्यों, क्यों, क्योंकि हम जो वैलेंसी होती है वो होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी, सर कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो बॉन्ड बनाते टाइम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब देखो सोडियम है तो इसको अगर नोबल जैसे जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो वैलेंसी क्या होगी, एक होगी। सर क्लोरीन है, अगर इसको उसका ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट नहीं कर सकता, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना अच्छा जाता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक होगी। क्या होगी, एक होगी। तो हम ऐसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से वैलेंसी निकाल सकते हैं। ओके चलो अब सर एक बार जरा बताओ वैलेंसी कैसे निकालते हैं, है ना, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। चलो अब मैं आपको बताऊं, ये पहला वाला ग्रुप है, पहला, तो पहले वाले के अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, तो वैलेंसी क्या हो गई, एक हो गई। ये दूसरा ग्रुप है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 निकलते हैं, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। सर इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं, जरा बता दो। ये कौन है, सर यहां पर आपको, चलो यहां से वापस आते हैं, ये तो 0 होता है, 0, इसके अंदर 0। सर ये कौन है, ये नोबल गैसेस है। कौन है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसका मतलब जो 0 ग्रुप होता है उनकी वैलेंसी 0 होती है। अब देखो यहां पर आपको वैलेंसी मिलती है, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, इनके पास 6 होते हैं, इनके पास 5 होते हैं, इनके पास 4 होते हैं, इनके पास 3 होते हैं। ये है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर क्या, अगर इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने हैं तो इनकी वैलेंसी भी इतनी होगी क्या, नहीं। ये है आपके पास बोरॉन, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 होते हैं बट इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसकी वैलेंसी 3। सर अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 वो शेयर कर सकता है, ना डोनेट कर सकता है ना एक्सेप्ट कर सकता है, बट शेयर जरूर कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो 4 क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। बट याद रखो जिसके पास अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए 5 खुद के पास है, तो 6, 7 और 8 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो देखो एल्यूमिनियम है ना, ये आपके पास 3 वाला नाइट्रोजन का जो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब यहां बात करते हैं सर जिसके आउटर मोस्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो तो 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। और अगर किसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1। ओके चलो अब मैं अगर बता दूं सर यहां पर आपके पास कौन है, बोरॉन है, 3 वैलेंसी, यहां पर कार्बन है 4 वैलेंसी, अगर आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन है 3 वैलेंसी, अगर आपके पास ऑक्सीजन है 2 वैलेंसी, अगर यहाँ पर फ्लोरीन है 1 वैलेंसी, और अगर आपके पास यहाँ पर
नियॉन है तो जीरो वैलेंसी। आपके पास जितने भी सारे नोबल गैसेस होते हैं इनकी वैलेंसी जीरो होती है। ओके चलो अब बात करते हैं एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। अभी हमने बात करी सेम जो ग्रुप होता है उनकी वैलेंसी सेम होती है। देखो देखो जरा कहां पर हमने डिस्कशन किया है, ये देखो यहां पर ही हमने डिस्कशन कर दिया है। ये पहला वाला ग्रुप था, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहां पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। यानी पूरे ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। ये देखो ये 17th ग्रुप है आपके पास, वैलेंसी क्या है, एक 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 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी कितनी है, एक है। तो आपके पास ग्रुप के अंदर वैलेंसी क्या हो जाती है, आपके पास सेम हो जाती है। ओके चलो ये हो गया आपके पास पहली बात यस वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। ये बात हमने देख ली। ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एक ग्रुप में है तो सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे पहले ग्रुप है अल्कली मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो वैलेंसी भी एक होगी। अगर आप 17th ग्रुप में चले जाओगे, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, वैलेंसी कितनी है, एक है। ओके चलो फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ये हमने देख लिया है। अगर फर्स्ट ग्रुप के हैं तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, ऐसे जैसे अगर दो ग्रुप के हैं तो इनकी वैलेंसी 2 होगी। ओके चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा ट्रेंड है एटॉमिक साइज। सर एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज मतलब आपके पास उस एटम का साइज क्या होगा, उस एटम का साइज। अब द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। सर आप बोलोगे रेडियस क्यों क्योंकि एटम गोल है, एटम कैसा है, गोल मेटल है, एटम स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है। तो अगर कोई भी चीज स्फेरिकल होगी तो आप उसे कैसे नापोगे, सर उसकी रेडियस नापेंगे, रेडियस है कि नहीं, यस रेडियस नापेंगे। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। atomic radius is the distance between nucleus of the atom to its outermost shell। देखो ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से चल करके आउटर मोस्ट शेल यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक हम क्या करेंगे, नापेंगे। कैसे करेंगे, सर मीटर का टेप लगाएंगे और इसको नापेंगे, एकदम न्यूक्लियस को चिपकाएंगे और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक चले जाएंगे और इसका रेडियस आ जाएगा। बट भाई साहब ये एलिमेंट का जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आंखों को तो क्या माइक्रोस्कोप को भी नहीं दिखता। तो क्या हम नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो इसको नापने के लिए बहुत छोटा यूनिट हमें लेना पड़ता है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ पिकोमीटर। और इसको नापने के लिए कोई मीटर स्केल कोई फुट की स्केल यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, पिकोमीटर यूज करते हैं। कौन सा वाला, पिकोमीटर, which is स्मॉलर देन नैनोमीटर। और ये नैनोमीटर से भी छोटी होती है। यानी अगर एक पिकोमीटर कितना होता है, एक पिकोमीटर 10 to the power -12 मीटर होता है। यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अरे भाई साहब इतना छोटा होता है, इतना मीटर अगर वो हो जाएगा तो होता है। यानी कि सोचो ना यार कितना छोटा, उतनी छोटी साइज आपकी क्या होती है, आपके रेडियस की साइज हो जाती है। तो एटम कितना छोटा होगा भाई साहब, बहुत छोटा होता है। यस तो यहां पर बात करते हैं एटॉमिक साइज की। लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड के अंदर, है ना, लेफ्ट टू राइट यानी शुरुआत से अगर लास्ट तक जाते हो, लेफ्ट टू राइट चले जाते हो, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। आपके पास नंबर ऑफ शेल, देखो अगर हम बात करते हैं यानी कि सपोज आपके पास कौन है, आपके पास लिथियम है ना, लिथियम। अगर आपके पास लिथियम है, ये लिथियम का न्यूक्लियस है और यहाँ पर आपके पास लिथियम के न्यूक्लियस, ये लिथियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली ऑर्बिट में, यस, और ये दूसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिथियम के बाद कौन आएगा, लिथियम के बाद कौन आएगा, आपका बेरिलियम आएगा। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, पहली ऑर्बिट में 2
और दूसरी ऑर्बिट में भी 2। अब बात करते हैं बेरिलियम के बाद कौन आएगा, बोरॉन आएगा। तो बोरॉन का ये पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में कितने, 3 है बोरॉन। फिर आएगा कार्बन, कार्बन पहली ऑर्बिट में आपके पास 2 और दूसरी ऑर्बिट में आपके पास क्या है, 4 है। फिर बोरॉन के बाद कौन आएगा, कार्बन के बाद आएगा आपके पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में कितने, 1 2 ये 5, 1 2 3 4 5। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 और 6। देखो सभी के पास, सभी के पास क्या है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी नंबर ऑफ शेल रिमेन शेल। इसी के अंदर भी 2 शेल है, 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 इसी के अंदर भी 2 शेल, सभी के अंदर 2 शेल्स है। ओके चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है। इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। बट साथ साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहे होंगे, साथ साथ में यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या भी तो बढ़ रही है। तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन है, यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है और यहाँ पर 8 प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है तो उसको क्या करेगा, वो खींचेगा, खींचेगा। अब देखो यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 को खींच रहे, एकदम से 3 को खींच रहे, 3 को खींच रहे है ना, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, खींच रहे, एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अरे भाई साहब ये 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यानी अगर ये खींचेगा, खुद की तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव का चार्ज बढ़िया हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई सेल तो वही है, सेल तो वही है, इलेक्ट्रॉन तो वही है, बट इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन का और इन प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जितना ज्यादा ऐसे जाओगे इनकी साइज कम होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना, ये मैंने ऐसे स्ट्रक्चर्स तो निकाले हैं, बट अगर मैं हम बात करें तो देखो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाओगे, है ना, यहाँ से यहाँ जाओगे, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण इनकी साइज क्या हो रही है, घट रही है। क्यों, क्योंकि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन तो शेल में है, इसी के अंदर भी 2 शेल है, इसी के अंदर भी 2 शेल है, इसी के अंदर 2 शेल है, 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो ज्यादा हो गए तो फोर्स भी क्या हो गया, अट्रैक्शन का बढ़ गया, और इनकी साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई। जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो आपकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बात समझ में, चलो अब जरा डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। देखो ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन को हमने पॉजिटिव चार्ज ने पुल कर दिया, खींच लिया आपके पास, ग्रेटर एक्सटेंट देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, और इसी वजह से एटम की साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा छोटा कर देते हैं। नन्ना मुन्ना राई हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। चल, एटॉमिक साइज गोज डिक्रीजिंग फाइल लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अभी देखा, अब एग्जाम के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, वैसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, एग्जाम के अंदर अगर हमें लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा। कैसे, फाइल गोइंग, इसे डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, फाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर यहाँ से सवाल कैसे आएगा, सर आपको यहाँ से सवाल आएगा गिव रीजन, क्या आएगा, गिव रीजन, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब आप पीरियड्स के अंदर जाते हो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है, गिव रीजन। तो आप रीजन क्या दोगे, आपको पहला पॉइंट डालना है फाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में चले जाते हैं विद इन अ पीरियड
एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है 1 by 1, एक एक से एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम। एटॉमिक नंबर अगर एक से बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक से बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन भी अगर एक से बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज एक से बढ़ेगा, और सेम तो शेल है यानी अंतर तो सेम है, अट्रैक्शन बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाउएवर ये दूसरा पॉइंट डालोगे, हाउएवर एडिशन इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम शेल outermost shell due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and the size of atom decrease। वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा, खुद की तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के पास ज्यादा ताकत होती है, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के पास कम ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, प्रोटॉन क्या होता है, बड़ा होता है। ओके चलो ये इसको खींचेगा। हेंस तीसरा पॉइंट डाल सकते हो, hence the atomic sizes goes on decreasing while going to left to right in a period। okay चलो देखो यहां पर नजर आ रहा है। अब बात करनी है ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, ग्रुप्स के अंदर है ना, देखो ग्रुप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन जाओगे है ना, ऊपर से नीचे आओगे यानी टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्रुप क्या है, ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम, मेरे साथ बोलो, ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम, ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम, ग्रुप इज अ वर्टिकल कॉलम। ओके चलो, as we move down the group, the periodic table, new shell is added to the atom at every step, every step आपको एक नई शेल मिलेगी। देखो जरा कहां सर मिलेगी नई शेल, कहां मिलेगी, यस ये मैंने यहाँ पर निकाला था, देखो जरा, देखो देखो भाई साहब, देखो ये लिथियम हाइड्रोजन है, एक ही शेल थी, लिथियम दो दो शेल, सोडियम तीन तीन शेल, पोटेशियम चार चार शेल। अरे भाई साहब एक एक सेल बढ़ रही है, अगर एक एक सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एटॉमिक की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके चलो ये ऐसे एटॉमिक की साइज बढ़ गई। देखो इसके अंदर एक सेल थी, एक सेल थी, दो सेल आ गई, तीन सेल, भाई चार सेल, भाई पांच सेल, छह सेल, है ना, सेल्स बढ़ गई, एटॉमिक साइज क्या हो गई, बढ़ गई। ओके चलो बात कर लेते हैं। as the number of shells in the atoms increases gradually due to the which size of atom also increases। अगर shells बढ़ेंगे तो atomic size भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। the size of the atom increases which leads to an increase in the atomic radius of atom। अगर शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेंगे तो एटम की साइज भी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। हेंस द एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, और इसी वजह से जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं हमारी एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां से पक्का सवाल आता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहां से पक्का सवाल आता है। एंड लास्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। यस लास्ट आपके पास सवाल है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सर मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, इसे बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। सर कौन है मेटल? देखो अगर मैं बात करूं, ये सोडियम बाबा है, सोडियम बाबा का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,1। अब जरा मुझे बताओ सर अगर 2,8,1 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हर एक ऑक्टेट कंप्लीट करवाना चाहता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आर्गन किसके नोबल गैसेज जैसा बनवाना चाहता है। अगर ये नोबल गैसेज जैसा बनवाना चाहेगा तो बता जरा मुझे बताओ, ये 2,8,1 है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? डोनेट। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, सोडियम का, सोडियम पॉजिटिव होगा, इसका बचेगा 2,8 और ये किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, नोबल गैस जैसा, बट Na पॉजिटिव बना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसा ही अगर हमारे पास मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम 2,8,2 2,8,2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा मैग्नीशियम प्लस 2,8। इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यानी ये भी क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, डाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना। ये हो गया आपके पास मेटल्स। बट अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, यहां पर आपके पास 7 है। और अगर 2,8,7 है, तो अगर इसको नोबल गैस जैसा बनना है, आर्गॉन जैसा बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये इसके ऊपर अगर माइनस चार्ज आता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लेगा। 2,8,8 बनेगा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये नॉन मेटल बन गया है। क्या बन गया है? नॉन मेटल बन गया है। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन अ पेड़। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं, अब आपको पता होगा लेफ्ट को कौन है? सर लेफ्ट को मेटल्स है। लेफ्ट को कौन है? मेटल्स है। और राइट को कौन है? नॉन मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम चले जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ स्ट्रॉन्ग मेटल्स है और आपके राइट की तरफ नॉन मेटल्स है कि नहीं? द टेंडेंसी ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव अभी हमने देखा, आपके सोडियम पॉजिटिव आयन बना था, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन बना था। तो पॉजिटिव आयन बनने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चले जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय द न्यूक्लियस। क्या हो जाता है सर? जब आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, सेम शेल होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम खींचते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भाग करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स भाग करके नहीं जाएंगे तो डोनेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यस, it becomes difficult for the atoms lose electrons, hence the metallic character decreases। और जैसे हम लेफ्ट से राइट चले जाते हैं, हमारे एटॉमिक साइज कम हो जाती है, हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे खोपचे में ले लेते हैं, तो कोई हमारा इलेक्ट्रॉन चुरा रहेगा क्या? क्या हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स अब क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और इसी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आगे बात समझ में? एक बार फटाफट बताओ जरा मुझे, एक बार फटाफट बताओ। यस, चलो ये लास्ट है, देखो, है ना। देखो, जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे मेटल्स है, यहाँ के सारे के सारे मेटल्स है, और यहाँ सारे के सारे नॉन मेटल्स है। ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ट्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, चलो सारे ट्रेंड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडेशन इन द हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कहां पर है बेटा? हेलोजन फैमिली आपके ग्रुप 17 में है। हेलोजन कौन कौन है रे? आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये सारे कौन है आपके पास? हेलोजेंस होते हैं। अब इनके अंदर ग्रेडेशन हमें क्या मिलेगा? द ग्रुप 17 कंटेन्स मेंबर ऑफ हेलोजन फैमिली। तो ये कौन है? ये हेलोजन फैमिली है। इनको बोलते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव के इतने होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एकदम इनको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, एकदम भिखमंगे होते हैं ये, है ना। ऑल द देम हैव जनरल फार्मूला X2, यानी इनका फार्मूला इसका होगा F2, इसका होगा Cl2, इसका होगा Br2, इसका होगा I2। द ग्रेडेशन ऑब्जर्व इन द फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, यानी अगर हम बात करते हैं, है ना, इनके फिजिकल स्टेट के अंदर, तो आपके पास फ्लोराइड एंड क्लोरीन जो होता है वो गैस होते हैं, यानी दो कौन होते हैं? ये गैस होते हैं। फिर ब्रोमीन की अगर बात आती है तो ब्रोमीन आपके पास लिक्विड बन जाता है। और अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ग्रेडिएशन दिखाई देता है। ओके, चलो यहां से बहुत ज्यादा कुछ सवाल नहीं आते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास
एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसके बाद आपके पास मेंडलीव्स के मेरिट्स, मेंडलीव्स के डेमेरिट्स, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें। यहां से पक्का सवाल आता है। अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि हमें ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर करना पड़ेगा, ये हमारी चीजें बेसिक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, है ना, एलिमेंट्स कैसे याद कर सकते हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, और साथ साथ में हम यहाँ पर श्योर करते हैं कि ऐसी ही वन शॉट सीरीज के साथ में हम हमारा पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और क्लास 10th के अंदर एसएससी बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करेंगे। हम सारे यहाँ पर ही पहले लेक्चर के अंदर शपथ लेते हो। ओम भाई आपके साथ में है, केमिस्ट्री सीखने में बहुत मजा आने वाला है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और साथ साथ में आपके सारे दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।